जय हिंद। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं श्याम कुमार आज लेकर के आया हूं आपके सामने इम्पॉर्टेंट बिहार जीके वन लाइनर क्वेश्चन। मतलब कि जो प्राचीन इतिहास से जितने भी जो भी प्रश्न प्राचीन से लेकर आधुनिक हिस्ट्री तक के जितने भी प्रश्न बनते हैं बिहार से संबंधित, वह सभी प्रश्नों का एनालिसिस हम आपके सामने करने वाले हैं। तो आप सब लोग लगातार बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे पास टोटल वन लाइनर का लगभग 500 प्रश्न का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? देखिए, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन का, मिर्जा नाथन का। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत कहाँ है? मतलब पटना के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत या धार्मिक ग्रंथ, यह तीन ऐसे जगह हैं जहां से हमें पाटलिपुत्र, प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था। जो अशोक का लघु शिलालेख है वो बिहार के किस जगह से प्राप्त हुआ था? तो सासाराम से, सासाराम से। चौथे नंबर आइए। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा में था? ठीक है, कौन सी भाषा में था? तो वह उसकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। और इसकी भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। यहाँ पे क्वेश्चन 4 और 5 में थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, भाषा पूछे तो प्राकृतिक और लिपि पूछे तो ब्राह्मणी। ठीक है, 6 नंबर में आइए। मिरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहब हानी, मुल्ला बहब हानी का जो रचना किसका किया गया है इसके द्वारा? मिरतुल्ला अहवाल का रचना किया गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न में आ जाइए। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कौन? कार्तिलता, कार्तिपताका, वर्नर रत्नाकर। ये जो सभी हैं वो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास हैं। चलिए, बिहार के धातु प्रस्तरगिन अवशेष मिला है कहां से? चिरांद से जो कि छपरा में पड़ता है, चेचर से जो कि वैशाली में है, सोनपुर और मनेर, इन सभी जगहों से धातु का प्रस्तरगिन अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए आ जाए। अभी प्राचीन इतिहास के प्रश्न है तो थोड़ा सा आपको हो सकता प्रश्न नया भी लगे, लेकिन फिर भी प्रश्न जब ऐसे बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसीलिए आपके पास लाए इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये वीडियो बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, जितने भी बिहार के बीएसएससी हो गए, इन सभी एग्जामों में जो बिहार के प्रश्न पूछते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, बिहार के गया जिला के अपसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। चलिए, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवन नार्क का लेख तथा शाहपुर का जो पटना एवं मंदर का जो बांका से प्राप्त लेख की जानकारी मिलती है कौन वंश के? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें मिलता है कहां कहां से? आरा से प्राप्त हुआ देवनार्क लेख, शाहपुर एवं मंदर जो कि बांका से प्राप्त लेख से जानकारी हमें मिलता है कौन गुप्त के बारे में? परवर्ती गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी। ठीक है, पाल शासक के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? तो वह देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है, पहला हो गया। नारायण पाल के भागलपुर के ताम्रपति अभिलेख से मिलता है। महीपाल प्रथम नालंदा एवं मुजफ्फरपुर के अभिलेख से हमें प्राप्ति होती है पाल शासक के बारे में। चलिए, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य की स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद से जानकारी मिलती है किसके बारे में? बिहार के बारे में। चलिए, बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है?
अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। चलिए, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के हो गए और भागवती सूत्र बौद्ध धर्म के हो गए। ठीक है, ये अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है बिहार के महाजनपद के बारे में। नालंदा के सरिया टीला में उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ था? तो पाल काल का बौद्ध विहार के बारे में जानकारी नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। पर क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी हमें मिलती है किसके बारे में? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गंध तंत्र के बारे में। जो मौर्योत्तर बिहार का बहुत सारे मौर्योत्तर वंश के हैं उसकी जानकारी हमें विनय पिटक और दीर्घ निकाय से हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज कराने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो कनिंघम, लॉर्ड कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता अगर आप सब पढ़े होंगे तो लॉर्ड कनिंघम का नाम आप सब सुने होंगे। चलिए, नालंदा में स्थित बड़गांव जो है वो नालंदा महावीर का पता किसने लगाया? तो कनिंघम ने लगाया, क्योंकि पुरातात्विक विभाग में लॉर्ड कनिंघम थे शामिल। ठीक है, खुदाई करने वाले बने थे। चलिए, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज कौन सी के किया? केसरिया स्तूप का खोज किया जो कि चंपारण में है। लौरिया अरे राज अशोक स्तंभ का खोज किया। वसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का खोज किया कौन? कनिंघम के द्वारा यह खोज किए गए हैं। चलिए, विदेह के राजा जनक ने निष्ठ या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? कहाँ वर्णित है? तो बृहद्रनायक उपनिषद में, बृहद्रनायक उपनिषद में। आगे बढ़िए। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेर शाह से संबंधित है द्विभाषी अभिलेख। अगले चलिए, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिला? तो अकबर का अभिलेख है जो बिहार में मिला है। बौद्ध धर्म साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार इतिहास से संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीर्घ निकाय का संबंध है जो वो प्राचीन बिहार से संबंधित है। चलिए आ जाइए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। शेर उल मुत्ताखरीन की रचना किसके द्वारा किया गया? गुलाम हुसैन तब्तबाई के द्वारा किया गया। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, कहाँ के? तो ईरानी यात्री थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीति, क्योंकि कौटिल्य जो राजनीतिक से संबंधित थे। राजनीतिक रचनाकार पुस्तक के लेखक कौन थे? चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? मौलिक कवि। चलिए, मौर्यकालीन स्थापना कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पाटलिपुत्र से, बाबर से या राजगृह से। ठीक है, चलिए आ जाइए। बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से? मनेर से मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हैं? तो तुगलक वंश का जो है वो बिहार के राजवंश के मतलब तुगलक वंश के बारे में जानकारी जो बिहार के अभिलेखों से प्राप्त है। बिहार के किस क्षेत्र का संबंध बसाती नूल उनस एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत का। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था? फाहियान, युआंगचुंग या इतिसंग। ये सब बिहार नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए आए थे। अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसका? रामायण का। ठीक है, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ? तो वह 40,000 ईसा पूर्व पहले ही हुआ था। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मुंगेर एवं नालंदा से।
कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ क्या रहा, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो हैं, साक्ष्य किस युग के हैं? मतलब यहाँ का जो साक्ष्य है वो किस युग के हैं? तो वह है पूर्व प्रस्तर युग के हैं। चलिए बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तुत युग का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वह साक्ष्य जो मिला है वह मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष की प्राप्ति हुई है? तो नव प्रस्तर युग के प्राप्ति हुई है। चलिए बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्ति हुए हैं? चिरंद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर से। चलिए बिहार सहित पूर्व भारत में आर्य का आगमन कब हुआ? 800 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक थे तो लौहे का उपयोग। चलिए श्रुति तथा किवंदवती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार का मुख्य राज्य कौन कौन से थे? मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी। ये सब जो बिहार में शामिल थे, मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी, ठीक है, ये सब कहाँ थे? बिहार में शामिल थे। विदेह, विदेह किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में यह जिक्र है कि विदेह जो थे उसमें आर्यों का आगमन हुआ था। चलिए बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? तो वो मगध, और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरा थी। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा है? तो विदेह रहा है। अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? तो मगध के में जितने भी लोग रहते थे उसके लिए अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो विदेह हैं जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। 50 नंबर। आइए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा, ठीक है। 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ है, इनमें कितने महाजनपद बिहार में हैं? तो 3 महाजनपद कहाँ थे? बिहार से थे। चलिए आ जाइए बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में है जो वो क्या है? अंग महाजनपद मौजूद हैं। चलिए बिहार के पटना और गया जिला किस महाजनपद में है? तो मगध महाजनपद में है। और मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। अंग तथा मगध तथा अंग महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी है जो अंग और मगध नदी को पृथक करता है। चलिए बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? तो वज्जी, वज्जी जो थे वह 8 राज्यों का एक संघ था। और वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बिहार के भाग में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वज्जी जो कि वैशाली थी जिसकी राजधानी, वो गणतंत्र थे, स्वतंत्र थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में बिहार के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी जो क्या गणतंत्र थे। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? गिरिव्रज था। चलिए प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था कौन? अंग। अंग थे जो अंग हो गए, बज्जी हो गए, मगध हो गए, ये सब 16 महाजनपदों में है और 3 है जो बिहार में है। चलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। चलिए आ जाइए महावीर का जो जन्म स्थल कुंडम ग्राम बिहार के किस जिला में है? तो वैशाली। ये जो कुंडल ग्राम है वह वैशाली जिला में है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो थे
इनके मतलब यहाँ एक प्रश्न और बन गया कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जिनका संबंध वज्जी संघ से थे अर्थात वैशाली से थे। चलिए, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी के राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ पे? पावापुरी में। और महावीर की मृत्यु भी हुए थे तो पावापुरी में हुए थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और द्वितीय जो जैन संगीति, ठीक है, जैन संगीति दो गो हुआ है, ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति कहाँ? पाटलिपुत्रा में। और प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें मतलब जिसका कार्य क्या था? यहाँ देखिए, प्रथम जैन संगीति से 4 प्रश्न लगातार एकदम ताबड़तोड़ आपको दागा गया कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में और प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य क्या था? तो जैन धर्म के ग्रंथ में 12 अंगों का प्रणय किया गया था एवं जैन धर्म को 2 भागों में, श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न आइए। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य का जन्म स्थल कहाँ था? तो चंपा था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप आलार कलार्म थे, वो आश्रम गए थे, बौद्ध धर्म, ठीक है। गौतम बुद्ध, चलिए गौतम बुद्ध कहाँ कौडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो उन्हें बोध गया में मिले थे 5 ब्राह्मण। ये कहानी आप सब लोग पढ़े होंगे। गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? निरंजना नदी, जो कि फल्गु नदी भी उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कार्य हुए थे? युद्ध की शिक्षा का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। चलिए आइए अगला प्रश्न, आइए देखिए क्या कह रहा कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुए थे? क्योंकि 4 बौद्ध संगीति हुआ है जी, आप सब लोग चारों बौद्ध संगीति, चारों का ईस्वी शासनकाल अध्यक्ष अवश्य पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो इस चैनल पे स्पेशल आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, उसका वीडियो दिया हुआ है। युद्ध की शिक्षा का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ है। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति का जो है वो उसमें क्या हुआ था? तो युद्ध शिक्षा का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ, इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ हम सब कितने 76 प्रश्न कर चुके हैं। चलिए आइए 77 नंबर प्रश्न, आइए क्या दिया 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो वो बोध गया, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुए गया में, ठीक है। बोधि वृक्ष के किनारे, राजगीर में से संबंध है, वैशाली से संबंध है, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण का भविष्यवाणी किया था, जिसमें किस किस चीज से? तो उन्होंने बोले थे कि 3 चीज है जो कि पाटलिपुत्र को विनाश के कागार पर ले जाएगा। वो बाढ़ है, दूसरा अग्नि और तीसरा आंतरिक कलह। ये उसी समय बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा बता दिया गया था कि पटना का विनाश यही 3 कारणों से होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध की जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे, वहीं पर यह बनाया गया है। चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध सरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ? नालंदा में हुआ। प्राचीन भारत के साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। मगध राज्य का आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, ये हम बता चुके हैं। चलिए, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम किस राजवंश की शुरुआत हुआ? विद्रथ राजवंश। मगध जनपद के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। यहाँ से राजवंश शुरू हो जाता है, ठीक है। मगध राजवंश का उत्कर्ष कहाँ से हुआ? तो बिंबिसार के शासन काल से। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? कौशल देवी या चेलना या खेमा, यह 3 से विवाह किए थे बिंबिसार। चलिए,
बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग को जीता था। और हर्यक वंश का दूसरा संस्थापक अजातशत्रु था, ठीक है, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे। चलिए, राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया? तो अजातशत्रु। बड़े बड़े किला हो गए, स्तूप हो गए राजगीर में। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली वैशाली की थी। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शब्दों में हुआ है? किस शताब्दी में? सॉरी, तो यह 6ठी शताब्दी में हुआ है। चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन है जो वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। और हर्यक वंश के बाद मगध में कौन वंश की स्थापना हुआ? शिशुनाग वंश। और यह देखिए, सर्वप्रथम मगध के किस ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने ही, क्योंकि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, जिसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा किया गया, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की है और जिसकी राजधानी वैशाली बनाया। 98 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? चलिए, 98 नंबर, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में ही रही। तो कालाशोक के द्वारा यह बनाया गया था पुनः से पाटलिपुत्र। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। 101 है जो वो प्रश्न क्या कह रहा कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने किया था? शावकामी ने किया था। देखिए, बौद्ध संगीति टोटल 4 हुए थे, ठीक है। उसमें से जो दूसरी बौद्ध संगीति हुए थे जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? शावकामी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न क्या पूछा था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इससे पहले के प्रश्न आप सब लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप सब लोग जा करके देख लीजिए, पार्ट 1 उसका बनाया जा चुका है। अगले प्रश्न आइए, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे जो नंद वंश के संस्थापक थे। अगले प्रश्न आइए, मगध के किस शासक के कली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्वछत्रांक, एक क्षय और एक राट कहा गया है? तो महापद्म नंद को ही ये सब परशुराम का अवतार कहा गया है, ठीक है। परशुराम का अवतार हो गया, या क्षत्रियों का नाशक हो गया, या उसे सर्वछत्रांक कहा गया, या एक छक कहा गया, या एक राट कहा गया। ये सभी चीज महापद्म नंद को कहे जाते हैं। चलिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक मुंड था। देखिए, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक मुंड था। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो अजातशत्रु, पहले किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे। चलिए आ जाइए यहाँ, प्रथम बौद्ध संगीति किस जगह पर हुई थी? तो वह राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? महापद्म नंद के द्वारा कलिंग को विलय कर लिया गया था मगध साम्राज्य में। किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था। अगले प्रश्न आइए, क्या दिया? मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चल करके पाटलिपुत्र नगर बना? तो वो किससे बचने के लिए? तो वैशाली के विच्छियों से बचने के लिए जो अजातशत्रु है वो पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी किया था। और उस राजधानी तो वहाँ उदयन है ही था, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया। उसको चारों तरफ से किला बंदी किया अजातशत्रु ने। किससे बचने के लिए? तो वैशाली से बचने के लिए। चलिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था? तो चाणक्य की सहायता, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 320 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ईस्वी में, ईसा पूर्व ने 320 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सॉरी 320 ईसा पूर्व में,
ठीक है। चलिए, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। चलिए, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में, क्योंकि 320 में स्थापना होता, उसके 5 साल के बाद अर्थात 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस, क्योंकि सेल्यूकस निकेटस की बेटी का विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, तो वह अपनी पुत्री के साथ में ही मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजता है। ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। अगले प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न पूछा? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानी से आजाद दिलाए थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, उसको क्या कहते हैं? इंडिका कहते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी है। नंद वंश के बाद मगध पर किस राज्य वंश की स्थापना हुआ? तो मौर्य वंश के स्थापना होते हैं। ठीक है। मेगास्थनीज पुस्तक के नाम किसके द्वारा मेगास्थनीज लिखा गया? इंडिका। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखे जिसका नाम क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। चलिए, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। वो पुस्तक लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका पुस्तक। इसी में पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने थे? तो तीवर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक तीवर बना था। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवता रहता था? तो किसके में? बिंदुसार के दरबार में रहते थे। कौन? भविष्यवक्ता पिंगलवत्स्य रहते थे। अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख अशोक के कैवां शिलालेख में मिलता है? तो 13वां शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है कि वह अपने पड़ोसी के साथ मैत्री का संबंध रखता था। चलिए, अगले प्रश्न आ जाइए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के समय में। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्र तीस या मोगलीपुत्र गोशाल भी हम सब इसको पढ़ते हैं। चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? अशोक के द्वारा। कलिंग पर क्या किए गए थे? विजय प्राप्त किए गए थे। चलिए, किस युद्ध में हुई भारी तबाही और जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसी में 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक है जो युद्ध से अपने आप को दूर करता। चलिए, अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह का यात्रा किया था? तो बोध गया। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हैं? तो चंपारण। ठीक है। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्रांची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद स्थित था कहाँ? कुम्हार। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देव द्वारा निर्मित है? तो यह फाहियान के द्वारा ऐसा शब्द कहा गया था। चलिए, गया के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दशरथ के द्वारा। बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है? तो लोहानीपुर में। ठीक है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया गया किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। चलिए, किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस
ने डियानिसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। चलिए, यूनानी डिमोक्लिकस के आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने किया था, क्योंकि आजीवक लोग बराबर की गुफा में रहते थे। चलिए, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिक की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों के 6 समिति से संगठित थे। यह कथन किसका था? तो ये पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा ही जानकारी दी गई है, जो कि इंडिका पुस्तक में। चलिए, धम्म महामात्र का कार्य क्या था? तो जन कल्याण के उपाय और लोगों के बीच दान वितरण या धम्म की नीति या क्रियान्वयन करना, ये सब था धम्म महापात्र के कार्य थे। मौर्यकालीन प्रशासन में राजकू कौन थे? तो न्यायिक अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे, कर वसूलने वाले अधिकारी। इसको बोला जाता था राजकू। किसको किसको? न्यायिक अधिकारी को, सैनिक अधिकारी को, कर वसूलने वाले अधिकारी को मौर्य काल में राजकू बोला जाता था। चलिए, अशोक की धम्म नीति की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? तो द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और 12वें शिलालेख से। इसमें से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की धम्म नीति के बारे में। द्वितीय स्तंभ लेख, 7वें शिलालेख, 12वें शिलालेख में। चलिए, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश का। अर्थात जब मौर्य वंश के अंत हुए तो शुंग वंश की स्थापना हुआ, और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। कौन थे? पुष्यमित्र। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्तुराम विहार को 3 बार नष्ट कराने का प्रयत्न किया? तो पुष्यमित्र। किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा। चलिए, पाटलिपुत्र पर यवन पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रिक्स का आक्रमण किस वंश के शासक के समय में हुआ था? तो शुंग वंश के शासन के समय में हुआ था। इस वीडियो में स्पेशल बिहार के इतिहास के प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। और ये पहले ही थंबनेल लगा दिए चुके हैं। तो चलिए, आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, कि ताकि जितने भी बिहार से संबंधित बीएसएससी, बीपीएससी या दरोगा या बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम में बिहार स्पेशल का प्रश्न होता है, वो आपको प्राप्ति इस वीडियो के माध्यम से हो। पाटलिपुत्र पर डेमिट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में हुआ था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो कन्नव वंश का शासन हुआ था शुंग वंश के बाद। और कन्नव की सत्ता समाप्त किसने किया था? तो आंध्र सातवाहन वंश के द्वारा कन्नव की सत्ता को समाप्त किया गया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोध गया से है जो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त होते हैं। चलिए, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है? तो पहले मगध पर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद आया तो सातवाहन वंश, जो कि आंध्र सातवाहन वंश थे। चलिए, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग और मगध से। चलिए, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में यह आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न आइए, चंद्रगुप्त। क्या पूछा जा रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम है जो किए थे। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा लिच्छवी दोहित्र कहा गया था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग तो वह गुप्त के समय में ही हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर का स्थापना कब हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। आर्यभट्ट के संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से ही थे, ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा? बिहार में 7.5 फीट ऊंची
बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्ति है, जो कि कहाँ पर है, तो सुल्तानगंज में है। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है, तो यह गुप्त काल में हुआ था, ऐसा माना जाता है। चलिए, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीन केंद्र था कहाँ, तो नालंदा था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था, 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, क्या दिया, शौर्य राष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे, तो समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किया गया था। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था, तो नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, कुमार गुप्त। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाषा को जीत लिया था, तो दामोदर गुप्त के द्वारा यह जीत लिया गया था। अगले प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा, हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत का संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था, किसने अंत किया था, तो बिहार के किस स्थानीय शासक अर्जुन ने यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेना ने बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसीलिए तिब्बत का मतलब यहाँ पे क्या, कुछ देर तक संप्रभुता की स्थापना हो गया था, कहाँ, बिहार में। अगले प्रश्न आइए, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। अगले प्रश्न आइए, मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था, तो जीवी गुप्त के द्वारा। चलिए, मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुइन तसे भारत की यात्रा किए थे, तो आदित्य सेन के समय में। ठीक है, चीनी यात्री इति संग बिहार का भ्रमण कब किया था, 673 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाले शासक कौन थे, तो शशांक थे, जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा किया गया। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि धर्मपाल के द्वारा किया गया। मुंगेर बिहार में अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक तो देवपाल था, जो कि बिहार को अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, मुंगेर बनाया था। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या करा अगला प्रश्न, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा ने एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था, तो देवपाल के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, किस शासक ने उदंतपुरी अर्थात जो बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना कराया था, तो गोपाल के द्वारा ऐसा उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना किया गया था, और बिहार शरीफ का नाम उदंतपुरी था पहले। चलिए, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली का निर्णायक देन किसका है, तो धीमन और बिठपाल का है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के नाम थोड़ा उटपुटांग मिलेंगे ही, तो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहां से, तो नालंदा से मिलता है और कुर्कीहार से मिलता है। चलिए, पालकालीन मूर्ति
कलाकार धीमन और विट्ठल पाल समकालीन थे। इसके कौन कौन से? तो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चलिए, पालकालीन चित्रकला का भीव चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है? तो पालकालीन चित्रकला का भीव चित्र नालंदा से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न आ जाइए। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? मगध को कहा जाता था। ठीक है, चलिए। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1097 से 98 ईस्वी में किसके शासन में हुआ था? तो रामपाल के समय में यह हुए थे। चलिए, इस सेट में 2 प्रश्न और करेंगे हम सब, 200 प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। मिथिला के कर्नाटक शासक की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ था। कहाँ था? सिमरावगढ़ था राजधानी। कर्नाटक वंश को पूर्णतः अंत कब हो गया? 1378 ईस्वी तक कर्नाटक वंश का क्या हो चुका? कर्नाटक वंश का अंत हो चुका। तो एक प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा। तिब्बत इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत था, जो कि कब थे? तो 1234 ईस्वी में। कहा जा रहा है ये प्रश्न कि तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत था, कब था? तो 1234 ईस्वी में। चलिए, आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्या दिया? तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री कौन है? का एक प्रश्न को पहले अच्छे से समझिए कि जो तुर्क सेनापति है कौन? तुगरिल तुगन याद रखिए। ठीक है, तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, और यह जो आक्रमण किया गया था तुर्क के द्वारा जो मिथिला पर, यह चर्चा विदेशी यात्री ने वर्णन किया। और कौन विदेशी यात्री वर्णन किए हैं? तो मुल्ला तकिया। कौन है? मुल्ला तकिया। और दूसरा कौन है? धर्मा स्वामीन। ठीक है, तो मुल्ला तकिया के द्वारा यह जिक्र किया गया है और धर्मा स्वामीन के द्वारा जिक्र किया गया है कि तुर्क सेनापति मिथिला पर आक्रमण किए थे। और तुर्क सेनापति है कौन? तो तुगरिल तुगन। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। क्या प्रश्न पूछा? कर्नाटक शासक में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव थे। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक कौन हैं? तो इब्ने बख्तियार खिलजी, अर्थात बख्तियार खिलजी हैं जो तुर्क सत्ता के बिहार में स्थापना किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। बख्तियार खिलजी, क्या पूछा? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। बिहार में आने वाले सूफी संत कौन थे? तो मोमीन आरिफ थे। कौन सूफी संत? मोमीन आरिफ थे। अगले प्रश्न ये बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश थे, जिन्होंने बिहार में सबसे पहले सैनिक अभियान आयोजित किए थे। चलिए, यहाँ मध्यकालीन इतिहास में हम सब पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया था 1225 में इल्तुतमिश ने और बिहार पर अधिकार किया था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में बिहार पर एकदम दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व स्थापना हो चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो वह दरभंगा, अर्थात जो तिरहुत में पड़ते हैं उस दरभंगा का नाम बदल के उन्होंने तुगलकपुर कर दिया था। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी तो कहाँ? बिहार शरीफ, जो कि आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार शरीफ या तुगलक काल के समय में बिहार की क्या थी? राजधानी थी। चलिए आज ये बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में पड़ा। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में मकबरा स्थित है मलिक बया का या मलिक इब्राहिम का। चलिए अगले प्रश्न आइए। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है, कहाँ मिलता है? तो बिहार शरीफ से मिलते हैं। कौन अभिलेख? फारसी अभिलेख मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए सर। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न अगला दिया है वो देख लीजिए। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि 14वीं सदी में
तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवार वंश का शासन आरंभ हुआ था 14वीं सदी में, और वो भी तिरहुत में हुआ था। किसके द्वारा? फिरोज के द्वारा। चलिए, बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो तबकाते नासिरी से है, जो बिहार के प्रारंभिक तुर्क के बारे में जानकारी मिलता। बिहार के जनजाति क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो 13वीं शताब्दी में यह जिक्र किया गया था। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तिरहुत को तुगलकपुर कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर का अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अनुदान दिया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार के सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य स्थापित किया था? तो वह लोधी वंश के थे, और वो थे कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरा का विशिष्टता क्या है? तो ये जो मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में, इसकी विशेषता क्या है? कि सलामी दीवारें अर्थात लंबूतरे गुम्बद ये सब थी इनकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। पूर्व मध्य काल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का स्थापना का उत्थान है? तो खरवार जनजाति का वो सोन नदी घाटी के क्षेत्र में उत्थान हुआ था। ठीक है, चलिए अगर आप सब लोग चैनल पे पहली बार आए तो लाइक अवश्य कर दीजिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये या तो रिकॉर्डिंग क्लास हो या लाइव क्लास हो या कोई भी क्लास जो आपको बहुत आसानी तरीके से प्राप्त हो जाए, तो आप जल्दी से इस चैनल में जुड़ जाइए। चलिए, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य गठित हुआ? तो चेरो राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो उज्जैनिया राज्य से है दलपत शाही का संबंध। चलिए, शेर शाह ने मुगल के विरुद्ध संघर्ष में किसके सहायता प्राप्त किया था? तो चेरो शासक से सहायता प्राप्त किए थे। चलिए, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किया था? तो फूलचंद के द्वारा जगदीशपुर का मेले का शुरुआत किया गया था। भोजपुर में उज्जैन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सतन सिंह का मूल नाम देवराज्य था। ठीक है, यह उज्जैन, डुमराव या बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे, और वहीं पर उज्जैन वंश के क्या किए थे? तो यह संस्थापक थे। कौन? सतन सिंह, और इसका मूल नाम क्या था? देवराज। चलिए, चांद और मुंडा दो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हैं। यह संबंधित है कहाँ से? तो शाहबाद के चेर से। शाहबाद के कहाँ से? चेर से है। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। क्या सिकंदर लोधी 1495 से 96 ईस्वी में किसे बिहार का प्रभार नियुक्त किया था? तो हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभार बनाया गया था। ठीक है, चलिए आ जाइए 32 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या दिया? मुहम्मद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था? तो जलाल खां, जो यह मोहम्मद शाह के नुहानी का पुत्र था। तो जलाल खां को नियुक्त किया था। दिमाग में इतना बात बैठाइए कि जो मोहम्मद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो जलाल खां को। ठीक है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो मोहम्मद नुहानी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि मिला था शेर शाह सूरी को, और दिया कौन? मोहम्मद नुहानी। ठीक है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां के संरक्षक थे, मतलब बॉडीगार्ड कह सकते हैं आप। ठीक है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ, 39-40 देता है, उसमें कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह सूरी, और दिल्ली सल्तनत में उनका सुल्तान घोषित किया गया था उनको। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पूर्ण स्थापना किस युद्ध में उपरांत हुआ? तो कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पर? तो सासाराम। ठीक है,
शेरशाह का मकबरा भी कहाँ स्थित है? तो अपने सासाराम में मकबरा स्थित है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के द्वारा किया गया। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया तो शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। रुपया का प्रचलन किया गया तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। चलिए मध्यकाल में पटना का नव निर्माण कराया था किसने? शेरशाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने। अष्टकोणीय मकबरा की श्रृंखला का अंतिम मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? इस्लाम शाह के द्वारा। चलिए शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो 5 लाख रुपया का खर्च हुआ था पटना किला और उसके नगर को बनाने में। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? तो 1580 ईस्वी में, अर्थात यहाँ हम सब मुगल में पहुँच चुके हैं। वैसे शेरशाह सूरी का समय भी हुमायूं मुगल से ही संबंधित हैं। चलिए किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो बाबर के द्वारा मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया गया था। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर ने भाग लिया था। चलिए मध्यकालीन बिहार में कितने सरकारें या प्रमंडल थी? तो 7 थी। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? तो राजा मान सिंह के द्वारा राजधानी बनाया गया था रोहतास को। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार में मुगल कालीन इमारतों की सबसे पुरानी इमारत कौन है? तो हाजीपुर का जो जमा मस्जिद है वह मुगल कालीन का सबसे पुराना इमारत है। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कितना से कितना था? तो 702 से 712 ईस्वी तक अजीम का कार्यकाल था। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश या छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुआ? तो जहांगीर के समय में जो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुआ था। चलिए 50 प्रश्न पार कर चुके हैं, 50 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। आगे बढ़िए। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली नियंत्रण वस्तुत समाप्त हो गया था? तो फर्रुखसियर के समय में। चलिए ईरान यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो जहांगीर के समय में यह बिहार आए थे। चलिए मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतीय नियुक्त किया? तो राजकुमार प्रवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था 1621 ईस्वी में और जहांगीर के द्वारा। चलिए पटना के आजिमाबाद नाम दिया था किसके द्वारा? तो राजकुमार अजीम ने आजिमाबाद नाम दिया था। किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक पटना में हुआ? फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक पटना में हुआ था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था कौन? मिर्जा अजीज कोकलतास बने थे जो मुगल प्रांत में बिहार का गवर्नर। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ है? तो मनेर स्थित एक शाह दौलत का मकबरा। मनेर में स्थित है शाह दौलत का मकबरा। चलिए 1556 से 57 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने किसकी विधता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज्य को दे दिया था? तो महेश ठाकुर को पूरा मिथिला राज्य ही दे दिया था। ठीक है, अकबर ने क्या प्रश्न पूछ रहा? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? तो यह अकबर ने बंगाल और बिहार को 1575 से 76 ईस्वी में अपने राज्य के अधीन मिला लिया था। किसको? बंगाल और बिहार को। नवाब अली वर्दी खां बिहार में कार्यकाल थे कब से कब तक? तो 1734 से 1740 ईस्वी तक। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर लाया था? तो मीर कासिम के द्वारा। 1784 ईस्वी में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो अफगानों को पराजित किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 65 में पहुंच चुके हैं। चलिए 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार का सूबेदार प्रदान किया? शुजाउद्दीन को किया था। बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप, जो पटना के नज़दीक है, फतुहा के समीप में पराजित किया था।
देखिए क्या दिया, यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने, किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापना किया था? तो सबसे पहले फ्रांसीसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, सॉरी, कौन सी कंपनी है जो पटना में स्थापित नहीं हुआ था? तो फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है। अंग्रेज की बिहार के साथ व्यापार का मुख्य आयात सामग्री क्या था? तो अनाज था, सोरा था, अफीम था, ये सब बिहार से ले जाते थे अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के समय में पीटर मुंडी कहाँ आए थे? तो अपना बिहार आए थे। आइए, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में लगाया था? तो शाहजहां के समय में लगाया था। अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो आलमगंज, पटना में। और वास्तविक सफलता उसको मिला था कब? 1620 में वह स्थापित नहीं कर पाया, 1651 में वह स्थापना कर लिया था, ठीक है। चलिए आ जाइए, बिहार में डच या हॉलैंड या नीदरलैंड वही हुए। फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1632 ईस्वी में बिहार में हुआ था। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया? तो तैवेर्निए, यह जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी वह किसकी फैक्ट्री थी? तो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? तो मीर कासिम के द्वारा मुंगेर को अपना राजधानी बनाया गया था। ये प्रश्न रिपीट है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था कौन? अली गौहर के द्वारा विरोध किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कब हुआ? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था, ठीक है। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू कॉलिस ऑफ पटना का गठन कब हुआ? 1770 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए गोलघर बनाया गया था। पटना में पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, कौन थे? पहली मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न आ जाइए कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय हुआ? तो देखिए, जो युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और मीर कासिम के व्यापार चुंगी के संबंधी में मतभेद था, अर्थात अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? विजय हुआ था, अर्थात अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न चलिए। पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? तो एलिस के द्वारा अधिकार कर लिए गए थे। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री का अधिकार कब किया? तो नवाब मीर कासिम ने फैक्ट्री की स्थापना किए थे। अंग्रेज को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी का उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण योगदान था, कौन दिया था? तो नवाब मुनीरुद्दौला का द्वारा महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। चलिए, जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। जगदीशपुर के 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था के नेतृत्व के सरकार की स्थापना किसने हुआ? नहीं, प्रश्न क्या पूछ रहा, ये तो 1857 में जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह यही थे। प्रश्न क्या दिया? जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व के समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में सरकार की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए, मात्र अभी और प्रश्न 12 प्रश्न बच गए, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोग को आभास हुआ कि देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो तिरहुत से, ठीक है। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध किससे था? तो आजमगढ़ से यह संबंध था, ठीक है। अगले प्रश्न आ जाइए, 10 प्रश्न और बचा है। पटना में 1857 में विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली थे,
कौन नेता थे? पीर अली थे। डायरेक्ट पीर अली को ध्यान रखिए, बाकी छोड़िए, विशेष बात है। ठीक है, चलिए आ जाइए। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध लड़ा था? तो ली गैंड के साथ युद्ध लड़ा था। किसके साथ? ली गैंड के साथ युद्ध लड़ा था वीर कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था। कौन से युद्ध में? तो कानपुर की लड़ाई में नाना साहेब को सहयोग किए थे, जो कि दिसंबर 1857 युद्ध के दौरान, वही जो पहली क्रांति हुई थी उसी के दौरान। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ, पंडौल और बेतिया, ये सब के जमींदार जो थे वह किसको सहायता दिए थे? तो 1857 में आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 को। स्मॉल डेट याद रखिए, आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसमें भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिले के सैनिक को हटा लिया गया था और उन जिले का शाही क्रम था। कौन से में? तो शाहाबाद में, पटना में और बिहार में। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। 96 क्या कह रहा? किन पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेज की सेना के विरुद्ध का छापामारी युद्ध लड़ा था? तो कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी से। चलिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर के द्वारा निमंत्रण दिया गया था वीर कुंवर सिंह को पटना आने का। ठीक है, लेकिन कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे। ठीक है, आ जाइए, 3 प्रश्न और है। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? छपरा में हुआ था। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 ईस्वी को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। और इस सेट का यह लास्ट प्रश्न, ये तीसरा वीडियो था। आप सब लोग अगर दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं दोनों, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य जा करके देख लीजिए। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में भी आप सब लोग जाके देख लीजिए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार से। 101 में कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो जो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो बाबू वीर कुंवर सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये 1857 की क्रांति में बिहार के तरफ से भाग लिए थे। चलिए आ जाइए, 300 जगदीशपुर से भाग लिए थे। 302 में आइए। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर के राजा जो स्वतंत्रता में भाग लिए थे, और यही वीर कुंवर सिंह थे। चलिए, बिहार के राजगीर परगना का कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? हैदर अली खां, जो कि राजगीर परगना के स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों का विद्रोह का अवधि क्या है? तो 1855 से 57 है। कोल विद्रोह की अवधि क्या है? तो 81। कितना है कोल विद्रोह का? क्या है? 81 से 82। अर्थात संथाल वाला डेट याद कीजिए 55 से 57, कोल विद्रोह का याद कीजिए 81 से 82, और दोनों 1800 ईस्वी में ही। अगला प्रश्न क्या? संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था। कहाँ पे किया था? तो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में संथालों ने अपना क्या सरकार की घोषणा कर दिया था। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न। आइए, क्या दिया? मुंगेर, मुंगेर का बहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि का वापसी मांग था, जो कि मुंगेर में हुआ था। बहियाताल विरोधी का उद्देश्य, तो बकासत भूमि का वापसी का मांग हुआ था। और आज भी बकासत भूमि के रसीद वगैरह नहीं कटते हैं, आप सब लोग शायद ये जानते होंगे, क्योंकि सरकार उसको पूर्ण रूप से जमीन वो उस व्यक्ति का घोषित नहीं किया है। ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना? तो पूर्णिया बना। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? तो बहावी आंदोलन का क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। और ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ थे? तो पटना थे।
1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था किसका? तो बहावी विद्रोह का। बहावी आंदोलन लगभग है जो 46 वर्ष तक पटना में मुख्य रूप से चलता रहा। और ये था कब से कब? तो 1822 से 68 ईस्वी, अर्थात 46 वर्ष तक। कौन विद्रोह? बहावी विद्रोह 1830 के दशक। कहाँ? तो पटना। ठीक है, चलिए उसी से संबंधित है कि बिहार में बहावी नेता ने आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिला था? तो अहमदुल्ला को बहावी आंदोलन के नेता थे, जिसको क्या मिला था? आजीवन कारावास। ठीक है। विलायत अली की मृत्यु कब हो गई थी? 1854 ईस्वी में। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत अली थे। कौन थे? विलायत अली थे। चलिए, पटना में क्या प्रश्न पूछा? पटना में बहावी शक्ति कब समाप्त हो गया? पटना में बहावी शक्ति कब समाप्त हो गया? तो 1870-71 के आसपास में समाप्त हो गया। 1871 के आसपास में समाप्त हो गया था। अगला लिखिए, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन थे? विलियम टेलर। अर्थात बहावी आंदोलन के समय में कमिश्नर कौन थे? तो विलियम टेलर थे। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए। बहावी ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य का कहाँ स्थापना किया था? तो सीताना में। कहाँ किया था? सीताना में किया था। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी में इनायत अली की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। पटना स्थित बहावी का केंद्र कहलाया था, क्या कहलाया था? तो उस जो बहावी का केंद्र था उसको हम सब काफिला के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? काफिला। ठीक है, चलिए। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा क्या थे? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। और ये किया किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा प्रथम बालिका विद्यालय, और वो भी कहां पर? तो बिहार में। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था? 1887 ईस्वी में। आइए, 1908 ईस्वी में बिहार पारदेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन के द्वारा यह सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया था। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। अगले प्रश्न जी। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? सर अली इमाम थे। सर अली इमाम। ठीक है। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1894 ईस्वी में। देखिए इसमें हुआ क्या था? बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? बिहार टाइम्स नामक पत्र। और यह गठन 1894। चलिए, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। कब रखा गया था? बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? 1906 ईस्वी में उसका नाम बिहारी रखा गया। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी बांकीपुर पटना में हुआ था, और दूसरा 1922 ईस्वी के गया में हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, और ये दोनों बिहारी नेता का नाम क्या था? तो मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न क्या करा? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क्या हुआ? गठन हुआ। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया है? बिहार में कब होम रूलिंग की स्थापना कब हुई? तो 16
16 दिसंबर 1916 ईस्वी के। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनेंगे, क्योंकि अभी एकदम जो है आधुनिक हिस्ट्री में एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ से तो प्रश्न लगभग जो जितने प्रश्न 500 तक बाकी है, ये एकदम काफी ताबड़तोड़ है। इससे तो प्रश्न एकदम ज्यादा पूछा ही जाएगा बीपीएससी में, तो अब बस इसको ध्यान रखिए। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। कब आई थी? तो 18 अप्रैल को आई थी और 25 जुलाई तक रही थी। तो 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 ईस्वी तक। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने पर विचार किया था? तो राय पूरन चंद के द्वारा। किसके द्वारा? राय पूरन चंद। अगले प्रश्न आ जाइए। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की गई थी। कब? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। ठीक है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से क्या हुए थे? अलग हुए थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। किसके द्वारा किए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आ जाइए अगले प्रश्न। कांग्रेस की अखंडता की वृद्धि करने के लिए 1912 ईस्वी के बांकीपुर अर्थात बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो 5 रुपया से 1 रुपया शुल्क को घटा करके किया गया था। ठीक है। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन हुआ? बिहार में हुआ था। और बिहार प्रांत विविधता उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब बनी? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, अर्थात बिहार की राजधानी, बिहार अलग प्रांत बना और इसकी राजधानी पटना बनी। ठीक है। चलिए, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किंग्सफोर्ड। तो जज थे किंग्सफोर्ड, जिसका प्रयास किया गया था। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस को, जो कि मात्र सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दिया गया था। चलिए, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित कब किए गए थे? तो सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा यह जो समिति का स्थापना किया गया था। कौन समिति? अनुशीलन समिति, सच्चिदानंद सन्याल। एकदम डायरेक्ट याद रखिए। चलिए आ जाइए। पूरे 350 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था, स्वराज कथा का। ठीक है। अगले प्रश्न ये किस पत्रिका ने भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया था? तो बिहारी पत्रिका, जो बिहारी पत्रिका थे ना, उसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम को नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। क्या करा? रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति। ठीक है। चलिए देख लीजिए। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहा गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में उसको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। अगले आ जाइए प्रश्न। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक का हिस्सा लिया था। तो कौन लिया था? फणींद्रनाथ घोष के द्वारा लिया गया था। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी में। 356 क्या कह रहा? 12 दिसंबर 1929 ईस्वी को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 ईस्वी में हुआ। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो कृष्ण बल्लभ सहाय बने। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न क्या कह रहा? तरुण भारत संघ संबंधित था कहाँ से? तो मुजफ्फरपुर से था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी थे। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए कि क्या कह रहा। आज इसमें 500 तक प्रश्न क्लियर करेंगे हम सब। ठीक है। 1906 से 1907 ईस्वी में पटना से
दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबूजी ठाकुरदास के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति क्या है? तो क्रांतिकारी एक संगठन है। फरींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह और वैकुंठ शुक्ल थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। क्रांतिकारी क्या दिया? क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। चलिए, बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, कौन थी? तो क्रांतिकारी थी। चलिए, चुनचुन पांडे थे, तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। तीन कठिया प्रथा का संबंधित कहाँ से है? तो अपना चंपारण से है, जहां महात्मा गांधी का पहला आंदोलन। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था किसने? राजकुमार शुक्ल ने। तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है, तो कहाँ? चंपारण में था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। चंपारण से संबंधित देखिए, चंपारण के नील किसान के मामले से संबंधित जांच ने सरकार के सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। कब किया था? 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पेश किया था। अगला प्रश्न आ जाइए, क्या दिया? चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय के कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो जनकधारी प्रसाद को। ठीक है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। चलिए, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था तो महात्मा गांधी से था। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस लिए किए थे? तो नील की खेती वाले समस्या के समाधान के लिए गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए, एकदम फटाक से बढ़िए। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? 1917 ईस्वी में। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बंबई में हुआ था? तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था, किसके द्वारा? सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था। चलिए, बिहार में रॉलेट एक्ट का विरुद्ध आंदोलन कब हुआ? फरवरी 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का बिहार के नेतृत्व का ग्रहण किसके द्वारा किया गया? मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 या 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोगी आंदोलन का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 ईस्वी में स्थापना हुई थी, तो पटना में हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ कब? 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने कौन थे? मजरूल हक बने थे। ठीक है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोगी आंदोलन में किस जिला से नेतृत्व किया था? तो मुंगेर से किए थे मोहम्मद जुबैर। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया है? अगला प्रश्न देखिए, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोगी आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत की स्थिति सबसे गंभीर थी। बिहार के असहयोगी आंदोलन मौलाना मोहम्मद सफ़ी किस जिले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से। ठीक है, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था मजरूल हक के द्वारा। मदरलैंड नामक अखबार की शुरुआत की गई थी। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि जमा किए थे? 7.5 लाख रुपया जमा किए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? जुलाई 1921 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। अगस्त 1921 ईस्वी की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिक ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार में असहयोगी आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहाँ पर विशेष
ध्यान दिया गया था? तो भागलपुर में दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, बिहार कैमू सेवक दल की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। बिहार में असहयोगी आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो विदेशिया। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, बिहार में कहाँ 1922 ईस्वी में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? श्री नारायण प्रसाद बने थे। अगले प्रश्न आ जाइए, 1923 ईस्वी में हुई विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त किए थे? तो 8 सीटों पर। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने किया था। चलिए, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में हुआ। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था क्या? तो बिहार विद्यापीठ या बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे आ जाइए, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू किया गया था? तो असहयोगी आंदोलन के समय। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार में कौन सा स्थान गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो जीरादेई। किसका था? तो जीरादेई का था। अपने जनवरी 1927 ईस्वी के बिहार दौरे से गांधी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? तो 40,685 रुपया। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, मधुबनी में एक, क्या प्रश्न पूछा? मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किया था किसके द्वारा? श्री राम विनोद सिंह ने। ठीक है, बिहार में खादी के काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुए? शाह मुहम्मद जबैर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो चलिए हम सब 400 प्रश्न पार कर चुके हैं और 500 प्रश्न तक कंप्लीट करना है इस सीरीज में। ठीक है, एकदम लगातार बने रहिए। अरे इतना स्पीडली हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे ना कि आपको वीडियो को दुगने स्पीड करके देखने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा तो हम खुद बोल सकते हैं। आपके महत्वपूर्ण समय के महत्व को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे, एकदम VVI BPSC के लिए। और 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद के कमेटी में हुआ था। नवंबर 1936 ईस्वी में बहिरपुर या भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कब? गया में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश नारायण, क्या प्रश्न है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो समाजवादी से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा किए गए थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ? 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसकी जागरूकता की गई थी? तो जद्दू नंदन शर्मा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। 16 नवंबर 1927 ईस्वी को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं है? तो मजरूल हक का हस्ताक्षर नहीं है।
ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। साइमन कमीशन के पटना आने, क्या हो गया सर, कहाँ चले गए? आइए फटाक से आइए, इसको बैक करना होगा। चलिए, क्या प्रश्न था, प्रश्न देख लीजिए। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न आ जाइए। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन पटना पहुंचा था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण में हुआ था नमक सत्याग्रह। ठीक है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बेतिया में हुआ था। अगले आ जाइए। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था कब? 1929 ईस्वी में महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। शबनम अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना किया? तो प्रो अब्दुल बारी। ठीक है, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन की प्रेरणा थी, तो कौन दिए थे? प्रेरणा थे तो अनुराग सिंह थे, अनुराग सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। शबनम अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जिले में जेल में कैदी ने नंगा हड़ताल किस मांग को लेकर के किया था? तो स्वदेशी वस्त्र के मांग को लेकर के नंगा हड़ताल किए थे। शबनम अवज्ञा आंदोलन के समय जो 15 फरवरी 1932 ईस्वी कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गया था? तो तारापुर में 15 आंदोलनकारी के क्या हो चुके थे? मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए सर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया। 6 नवंबर 1932 ईस्वी को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। मई 1934 ईस्वी में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो पटना में यह बैठक हुई थी। चलिए, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन का एक हिस्सा है? तो शबनम अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। 438 प्रश्न देखिए क्या करा। हसन इमाम की पुत्री कौन थी? तो समी था। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। शबनम अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 ईस्वी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा में गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, चलिए आ जाइए। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ? 29 दिसंबर 1920 ईस्वी को। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, बिहार, क्या प्रश्न पूछा? बिहार को उड़ीसा से अलग प्रांत कब बनाया गया? 1936 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए क्या दिया है। 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुल कितनी सीटें थी? तो 98 सीटें थी कांग्रेस की। 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो MG हैलेट थे। ठीक है, बिहार में पहली भारतीय प्रधानमंत्री है कौन है? तो मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो 15 फरवरी 1938 ईस्वी को यह त्यागपत्र दिए थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पटना में संपन्न हुआ था। चलिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक राज्य बना? 1936 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की विधानसभा चुनी गई थी। कब चुनी गई? 1774 ईस्वी को चुना गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद
से त्याग पत्र दे दिया था बलदेव सहाय। ठीक है, कौन है? बलदेव सहाय थे। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारने वाले छात्रों की संख्या कितने थे? तो 7 थे। कितने थे? 7 थे। अगले प्रश्न पे आइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन शुरू किया? पटना न्यूज का अखबार शुरू किया था। चलिए 55 में आ जाइए। 13 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो कटिहार में। कहाँ हुआ था? कटिहार में हुआ था। चलिए मात्र 45 प्रश्न और बच जाते हैं, तो एकदम फटाक से एकदम इसका कर लीजिए कंप्लीट। एकदम बीपीएससी के लिए कंप्लीटली एकदम क्वेश्चन ये सब है। और इस चैनल पे जब भी वीडियो अब दिए जाएंगे तो लंबे लंबे वीडियो रहेंगे, मतलब 2-2 घंटे 1 घंटे प्लस का ही वीडियो रहेगा। 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन का काफी एकदम रिवीजन फास्ट से हम सब करेंगे। तो चलिए एकदम जल्दी से इस परिवार से आप सब लोग क्या होइए, जुड़ जाइए। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत में रहा था। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना में उसको गिरफ्तार करके रखा गया था। चलिए जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी कौन? भागवती देवी। कौन थी? भागवती देवी थी। ठीक है, अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ विमान दुर्घटना हुई जिसमें सवारी 2 विमान चालक को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर में हुआ था। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय रहा? तो सियाराम दल है जो सबसे सक्रिय रहे थे। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश दिवस कब मनाई जाती है? फरवरी 1946 ईस्वी को जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याजी थे। शिलभद्र याजी थे। 1946 के चुनाव में बिहार में विधानसभा के 152 स्थान में कांग्रेस के कितने सीट मिले थे? तो 98 सीट मिला था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, चलिए बिहार के कौन से राज्यपाल ने जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्वक से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो जयराम दास दौलत राम का, जो कि राज्यपाल थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद पूर्ण हड़ताल हुआ था। तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी के बाद क्या हुए थे? हड़ताल हुए थे। चलिए तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणीय था तो कौन था? बिहार प्रमुख अग्रणीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने क्या कर दिया था? जला दिए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 9 अगस्त 1946 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह नेतृत्व किए गए थे। अगले प्रश्न आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो वह सारण जिला में ऐसा कहा गया था, जगत लाल चौधरी ने कहा था। ठीक है, चलिए आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 ईस्वी को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो सरस्वती देवी को छुड़ा लिया गया था। चलिए देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदार अनुमूलन कानून आया? तो बिहार में आया।
स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए मात्र 20 21 प्रश्न और बचते हैं, एकदम फटाक से इस सीरीज को देख ही लीजिए आप। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ, सेवक समाज का गठन किया गया था? तो कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बिहार में 1967 में जिगड़ का टुकड़ा कहा था, किसका कहा गया था? तो महामाया प्रसाद ने छात्रों को कहा था कि जिगड़ का टुकड़ा है। ठीक है, कौन कहा था? महामाया प्रसाद कहे थे। ठीक है, बिहार में नक्सलवादियों की शुरुआत कब से हुई है? तो 1967 से 1969 ईस्वी में हुआ है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में हुए हैं। चलिए बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री जो कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के किस राज्य से मतलब देश के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार, जो कि छात्र आंदोलन हुआ था संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए बिहार राज्य के सीमा का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। बिहार के किस आंदोलन को दूसरा जंग ए आजादी कहा गया? तो संपूर्ण क्रांति को ही जंग ए आजादी कहा गया। चलिए बिहार के 1974 ईस्वी के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को, 5 जून 1974 ईस्वी को हुआ। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य तो बिहार राज्य बन गया। चलिए बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी कहां पर? तो भागलपुर में घटी है। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ? 1982 ईस्वी में हुआ था। बिहार के डीएम जी कृष्ण नैया हत्याकांड की घटना घटी है, कब घटी है? तो दिसंबर 1994 ईस्वी को घटी है। चलिए बिहार के जहानाबाद के जेल लूट की घटना कब घटित हुई? तो 13 नवंबर 2005 ईस्वी को हुआ। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिला है? तो वह फिरदौसी को मिला है। चलिए बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी कहाँ? तो बिहार शरीफ में हुआ और इसका दरगाह भी बनाया गया है। ठीक है, बिहार शरीफ में ही है। सिख गुरु के सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था तो गुरु नानक देव ने बिहार का क्या किया था? भ्रमण किए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहिब, पटना में। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम पादरियों एवं रोमन कैथोलिक, पादरी ने रोमन कैथोलिक के द्वारा किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार। तो ये देखिए हमने 500 पूरे प्रश्न कंप्लीट किए, ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए इस परिवार में। चलिए जय हिंद।